हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम लेके आए आपके सामने नया वीडियो जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो या नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, यानी कि होम साइंस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये यूट्यूब चैनल आपको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस वीडियो प्रोवाइड कराता है जैसे ही समय मिलता है। तो ये क्वेश्चंस कोई कॉपी पेस्ट नहीं रहते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं। क्वेश्चन कहाँ से टफ बन सकता है उस प्रकार के ये सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मोस्टली 26 से 27 वीडियो हो चुके हैं और प्रत्येक वीडियो में हम 20 से 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखे अभी तक वो कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो देखें, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कमेंट करें और अपनी क्वेरी को सॉल्व करें। जो लोग फेसबुक या टेलीग्राम पेज पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो कृपया करके वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएंगे काफ़ी। और फेसबुक पर तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा है ग्रुप ऑफ होम साइंस के। तो जो लोग चाहते हैं कि ये कुछ उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो, उनके पास नहीं है, तो वो वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मोस्टली कि 50% तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। और ध्यान रहे, मेरा कोई ऑफिशियल दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं है, सिर्फ यही एक यूट्यूब चैनल है। मैं यहीं वीडियो डालता हूँ जैसे मुझे समय मिलता है। कुछ लोग मुझे लिंक भेजते हैं चैनल की कि सर ये आपका वीडियो है क्या, ये आपका चैनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि अगर हमको पता चल गया कि आपने हमारे क्वेश्चंस कॉपी किए, हमारा वीडियो कॉपी किया है, तो हम आपका चैनल टर्मिनेट करवा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एरोबिक एनर्जी सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एरोबिक ऊर्जा प्रणाली का एक घटक नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और चौथा है लैक्टिक एसिड सिस्टम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है नॉट पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एरोबिक एनर्जी सिस्टम। तो 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, आपको बताए भी हैं कि एक एटीपी और दूसरा सीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं एरोबिक सिस्टम, यानी कि इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सारे सिस्टम होते हैं शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए। ठीक है, और जो लैक्टिक एसिड सिस्टम होता है ये एनएरोबिक एनर्जी सिस्टम होता है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, जिससे लैक्टिक एसिड होता है, बॉडी में थकान हो जाती है, हम वर्क करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाती, फिर भी ये सिस्टम वर्क करता रहता है, काम करता रहता है। तो ये क्या है? लैक्टिक एसिड सिस्टम। यहाँ पे कौन सा है? नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एरोबिक सिस्टम। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आज का। व्हेन वाज द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट लॉन्च्ड, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब शुरू किया गया? पहला ऑप्शन 1999, दूसरा 2016, तीसरा 1995 और चौथा है 1992। तो यहाँ पे देखिए, समझते हैं हम क्वेश्चंस को। जी, जो विकलांग पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था, क्या ऑप्शन यहाँ सही है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही? सी, 1995 में लॉन्च किया गया था। कौन? पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, इसी संबंधित हम एक आगे क्वेश्चन और देखें जो अपडेट किया गया है, मॉडिफाइड किया गया है, उस पे संबंधित एक क्वेश्चन है, उसको भी हम समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं आज का। यहाँ पे सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं आज का। तीसरा है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर, यानी कि विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा वर्ष में पारित किया गया। 1995, 2016 या 1992 या 2000। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? वहाँ पे क्या था? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो वो कौन सा था? 1995 वहाँ पे सही था। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे जो है क्या है? डिसेबिलिटी एक्ट वाज पास्ड, राइट पूछ रहा है यहाँ पे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 2016 में ये लॉन्च किया गया था, पारित किया गया था ये एक्ट। ठीक है, अच्छे समझ लेना। यहाँ पे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, और ये क्या है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट।
पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन द विच ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का। इफ द BMI ऑफ अ चाइल्ड इज लेस देन 5 परसेंटाइल फॉर एज, द कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इज, यानी कि अगर किसी बच्चे के BMI उम्र के हिसाब से 5वें परसेंटाइल से कम है तो पोषण की स्थिति कैसी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो हम देखते हैं जो WHO के या ICMR के जो स्टैंडर्ड हैं तो उनमें क्या डाटा दिया है, परसेंटाइल बेस्ड दिया है, 5 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल, इस बेस पे डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं जो 5 परसेंटाइल से कम है तो उनके पोषण की स्थिति कैसी होगी। पहला ऑप्शन ओबेज है या ओवरवेट है या हेल्दी वेट है या अंडरवेट है। तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, अंडरवेट। ठीक है, अगर 5 परसेंटाइल से कम है तो अंडरवेट होता है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं आज का। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रिवेंट्स डायरिया इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व शिशुओं और दस्तों में बच्चों में दस्त को रोकता है। सोडियम है या पोटेशियम है या जिंक है या आयरन है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, 5वें क्वेश्चन का यहाँ सही ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, ये जो है क्या करता है, बच्चों में डायरिया को रोकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रिवेंट डायरिया इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। और सोडियम एंड पोटेशियम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं किसमें, बॉडी में। ठीक है, समझ लेना अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ जिंक। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 ऑयस्टर मशरूम। ठीक है, एक प्रकार की मशरूम की प्रजाति है। और दूसरा है क्रैब यानी कि केकड़ा। तीसरा ऑप्शन है बीन्स यानी कि फलियां। और चौथा ऑप्शन है बीफ, गाय का मीट को हम बीफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जिंक पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 6वें क्वेश्चन का वो ए ऑप्शन सही है। ऑयस्टर मशरूम जो होती है इसमें सबसे अधिक जिंक पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है वो भी हम देखते हैं सारे ऑप्शंस के हिसाब में। जो ऑयस्टर मशरूम में होता है वो कितना होता है, 8.3 मिलीग्राम। ठीक है, पर 100 ग्राम मशरूम में जिंक पाया जाता है ऑयस्टर मशरूम में। और केकड़ा में कितना पाया जाता है, क्रैब में 7.6 मिलीग्राम। ठीक है, समझ लेना अच्छे से, 7.6 मिलीग्राम। वैसे तो ये सारे जिंक के रिचेस्ट सोर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। और बीन्स में देखते हैं, बीन्स में कितना होता है, बीन्स में जो होता है 6.2 मिलीग्राम। ठीक है, पर 100 ग्राम, ये सब 100 ग्राम के हिसाब से है यहाँ पे। और बीफ में कितना होता है, बीफ में देखते हैं 7 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, इतना इसमें जिंक पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका ऑप्शन था, यहाँ पे जो था ऑयस्टर मशरूम में सबसे ज़्यादा मात्रा में जिंक पाया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड दिस ऑप्शन 8.3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मशरूम। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द माइक्रोबायोटा ऑफ प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी कि मानव आंत में मौजूद माइक्रोबायोटा द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन बी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो कौन सा है, सी ऑप्शन यहाँ सही है। विटामिन के जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रोबायोटा के द्वारा। किसमें, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन सी इंटेस्टाइन में, लार्ज में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के का सिंथेसिस होता है। और बाकी हम आपको बताएं, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल, और विटामिन बी जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है B1 से लेकर के B12, ये सारे विटामिन बी में आते हैं। और K1 के भी 2 रूप्स होते हैं, 2 फॉर्म, विटामिन K1 एंड विटामिन K2। K1 को बोलते हैं फैलोक्विनोन और K2 को बोलते हैं मेनाक्विनोन। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इन चीज़ों को। जो K1 होता है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मोस्टली पाया जाता है, और K2 जो मेनाक्विनोन होता है, क्विनोन जो होता है, ये मैमल्स जो होते हैं उनमें मोस्टली एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये विटामिन जो है ये एकलौता विटामिन है जो माइक्रोबायोटा जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो सिंथेसाइज करते हैं किसको, विटामिन के को। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टमक, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पेट का हिस्सा नहीं है? कार्डियक, फंडस, पाइलोरस या ड्यूडेनम। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली सभी लोग कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? ऑप्शन ए चूज करते हैं कि कार्डियक जो है वो मानव स्टमक का हिस्सा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये स्टमक का हिस्सा है कार्डियक। और फंडस एंड पाइलोरस दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टमक, बट ड्यूडेनम is not a part of stomach, it is a part of human intestine, small intestine। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को जो ज्वाइंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 8वें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द जीआईटी। ठीक है, यानी कि ब्रूनर ग्रंथियाँ जीआईटी के किस भाग में पाई जाती हैं? स्टमक में पाई जाती हैं। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, स्टमक में पाई जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ओइसोफेगस में पाई जाती हैं। हिंदी वाले समझ लेना अच्छे से, ओइसोफेगस मीन्स ग्रास नली। तो 9वें ऑप्शन क्वेश्चन का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती है वो ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओके, समझ लेना अच्छे से इस क्वेश्चन को। ब्रूनर जो ग्लैंड्स होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ? ड्यूडेनम में। ठीक है, शुरू होता है वहाँ से। तो ये क्या करती हैं? ये म्यूकस स्रावित करती हैं। ठीक है, म्यूकस में कौन सी प्रोटीन होती है? म्यूसिन। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। द मॉडल विच क्लासीफाई द एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी इज गिवन बाय। ठीक है, शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता के स्तरों में वर्गीकृत करने वाला मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है मैस्लो, दूसरा है हॉवर्ड गार्डनर और तीसरा है बेंजामिन ब्लूम और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है कौन सा है? 10वें क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बेंजामिन ब्लूम जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मॉडल विच क्लासीफाई द एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। हिंदी वाले हिंदी में अच्छे समझ लें क्वेश्चंस को, उसके अकॉर्डिंग देखें कि ये मॉडल किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, तो इन्होंने, और हम समझ लेते हैं थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में। मैस्लो ने क्या दिया था? मैस्लो ने क्या दिया था? हियरार्ची ऑफ नीड्स दी थी थ्योरी। ठीक है, और हार्वर्ड गार्डनर ने बताए थे हम आपको पिछले वीडियो में मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी थी वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, और जीन पियाजे तो आप जानते ही होंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? जीन पियाजे ने। ठीक है, अब देखते हैं हम जो ये बेंजामिन ब्लूम है, इन्होंने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई किया है वो 3 तरीके से किया है। ठीक है, 3 तरीके वो कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स। पहला है कॉग्निटिव, पहला क्या है? कॉग्निटिव। ठीक है, और दूसरा क्या है? इफेक्टिव। ठीक है, और तीसरा क्या है? साइकोमोटर डोमेन्स। ठीक है, ये 3 तरीके से उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई किया है। किसने? बेंजामिन ब्लूम ने। और इनमें जो है वो 6 स्टेप दिए हैं। बेंजामिन ब्लूम के कभी कभी स्टेप्स भी पूछते हैं कि इनकी थ्योरी जो है वो किस पे आधारित है और इन्होंने कौन कौन 6 स्टेप दिए हैं, उनको करेक्ट सीक्वेंस पे लगाने के लिए पूछ देते हैं। तो वहाँ पे हमें इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इनके करेक्ट 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, 6, उनको भी समझते हैं। पहला कौन सा है? नॉलेज, और दूसरा कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रहेंशन, तीसरा कौन सा है? एप्लीकेशन, और चौथा एनालिसिस, और 5वां सिंथेसिस। ठीक है, और 6वां कौन सा है? इवैल्यूएशन। तो ये 6 स्टेप दिए हैं किसने? बेंजामिन ब्लूम ने। अच्छा समझ लेना आपको। पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, और 5वां सिंथेसिस, और 6वां इवैल्यूएशन। और 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे कौन कौन से? कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस और नीड्स ऑफ हियरार्ची मैस्लो ने दिया था, और जीन पियाजे ने कौन सा दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छे से क्वेश्चंस में कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 11वां देखते हैं। Which one of the following theory focused on the revision or repetition of the concepts of education?
यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा की अवधारणाओं के संशोधन या पुनरावृत्ति पर केंद्रित था? पहला ब्लूम टैक्सोनॉमी, दूसरा है स्पाइरल क्यूरिकुलम, तीसरा है मल्टीपल इंटेलिजेंस और चौथा है रेनफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चंस को भी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। नेट एग्जाम में आईसीआर हो या यूजीसी हो और ये पीजीटी में अक्सर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझें, कापी पेन लेकर के बैठे नोट करते जाएं जो चीज़ें हम बता रहे हैं ओरली, और जो चीज़ क्वेश्चंस में वो आप समझ लें अच्छे से। तो यहाँ पे हम पहले सही ऑप्शन देखते हैं, कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा की अवधारणाओं के संशोधन या पुनरावृत्ति पर केंद्रित था? तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, स्पाइरल क्यूरिकुलम जो है वो शिक्षा के अवधारणाओं के संशोधन यानी कि रिवीजन और रिपीटेशन पर आधारित है। रिवीजन और रिपीटेशन पे मतलब हम किसी भी चीज़ को बार बार करके उसको अच्छे से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी हमने अब वीडियो दिया तो आपने वीडियो देखा, क्वेश्चंस क्लियर हुए कुछ, फिर हमने आपको क्विज करा दी इसकी किसी की फेसबुक या टेलीग्राम पे, तो और अच्छे से क्विज हुए, फिर हमने इसका पीडीएफ दे दिया। तो इस तरीके से रिवीजन और रिपीटेशन होता है। तो उसकी जो सिद्धांत हैं, अवधारणाएँ हैं, वो हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, और ये स्पाइरल क्यूरिकुलम जो है ये किसकी थ्योरी का पार्ट है? ये थ्योरी है जीरोम ब्रूनर्स ने दिया था। ठीक है, जीरोम ब्रूनर्स ने स्पाइरल क्यूरिकुलम ये टर्म उनकी थ्योरी में है। ठीक है, जीरोम ब्रूनर ने, अच्छे समझ लेना यहाँ पे, ये बी जो है स्पाइरल क्यूरिकुलम ये जीरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी ये हम बता ही चुके आपको। ठीक है, अच्छे से बैक क्वेश्चंस में हम आपको बताए हैं। ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम ने क्या दिया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस ये थ्योरी किसने दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस ये थ्योरी किसने दी थी? ये हम बताया जब आपको बैक क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चंस में, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, और रेनफोर्समेंट थ्योरी ये किसने दी थी? ये रेनफोर्समेंट थ्योरी है बीएफ स्किनर की। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, रेनफोर्समेंट थ्योरी किसकी है? बीएफ स्किनर की, यानी कि थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या रेनफोर्समेंट थ्योरी, अच्छे से समझ लेना, बीएफ स्किनर ने दी थी। ठीक है, और क्लासिकल कंडीशन किसने दी थी? थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशंस, तो ये किसने दी थी? ये पावलोव ने दी थी। ठीक है, कुत्ते वाली जो थ्योरी आती है अक्सर पूछ देते हैं, तो वो क्लासिकल कंडीशन से संबंधित किसने दिया था? वो पावलोव ने। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके सारे डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं आज का। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर डिफरेंट लर्निंग, दिस इज स्टेट बाय, यानी कि विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के लिए छात्रों को अलग अलग निर्देश दिए जाने चाहिए। यह किसके द्वारा कहा गया? जीन पियाजे के द्वारा, लेव वाइगोस्ट के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा या रॉबर्ट गैंगने के द्वारा? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन कौन सा है 12वें का? यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, रॉबर्ट गैंगने जो थे इन्होंने ये अवधारणा दी थी कि ये छात्रों को अलग अलग निर्देश दिए जाने चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए लर्निंग के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें सीखने के लिए। तो ये किसने दिया था? रॉबर्ट गैंगने ने। और यहाँ पे जीन पियाजे हम बता ही चुके आपको, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? इसको भी समझ लेना इससे। वाइगोट्स्की ने दी थी कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी दी थी वाइगोट्स्की ने। और रॉबर्ट गैंगने क्या दी थी? गैंगने थ्योरी ऑफ हिरार्ची एंड लर्निंग। ठीक है, ये इसी थ्योरी का एक सेंटेंस है, इन्होंने जो कहा था वही इन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के लिए छात्रों को अलग अलग निर्देश दिए जाने चाहिए। ये किसने कहा था? रॉबर्ट गैंगने ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा एक चयापचयी विकार है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे जो 13वें का ये डी ऑप्शन सही है। ये दीज ऑल आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो या कैंसर हो, ये सब कैसे हैं? उप चयापचयी विकार हैं या बीमारियां एक प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं आज का। यहाँ पे डी ऑप्शन सही था 13वें का। 14वां देखते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट
इज अफेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक दर निम्नलिखित में से किस एक कारक से प्रभावित होती है? एंडोक्राइन सिस्टम या फिजिकल एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम्स हो तो भी हम आप तो BMR क्या होता है, उसमें इफेक्ट आते हैं, बढ़ता भी है घटता भी है। अभी एक कोई क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर थायराइड जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है तो BMR क्या होता है? BMR भी बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, तो वो संबंधित किससे है? एंडोक्राइन सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से संबंधित है। और फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो BMR पर इफेक्ट पड़ता है। और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है या किसी प्रकार कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है तो उसमें BMR में इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लो GI फूड हैव ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, जो GI फूड्स होते हैं उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, कितना लो होता है? यानी कि हिंदी में देखते हैं निम्न GI खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स डैश होता है, मोर देन 70 या 55 से 69। तीसरा ऑप्शन है मोर देन 55 और चौथा ऑप्शन है लेस देन 55। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? जो डी ऑप्शन यहाँ सही है 15वें का। ठीक है, लेस देन 55 जो होता है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ठीक है, और 55 से 69 है अगर तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, और मोर देन अगर 70 है तो हाई होता है। ठीक है, अच्छे समझ लेना, यहाँ पे मोर देन अगर 70 है तो हाई होगा, और 55 से 69 है तो मीडियम होता है, और लेस देन 55 है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम एक बार बता देंगे आपको, या आप भी पढ़ लेना कि जो फूड्स होते हैं उनके किस प्रकार के ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिए हुए हैं, उसी बेस से हम इनको कैटेगराइज करते हैं, ये लो है या हाई है या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में रखा गया फूड है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आज का। द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एट विच स्टेज ऑफ फैमिली। परिवार के किस चरण में वित्तीय व्यय अधिकतम होता है? बिगिनिंग स्टेज में या एक्सपेंडिंग स्टेज में या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में या रिटायरमेंट स्टेज में? तो यहाँ 16वें का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे जो है एक्सपेंडिंग स्टेज में जो है वो परिवार का सबसे अधिक खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिंग स्टेज में हम जो होते हैं क्या होते हैं, परिवार जो होते हैं वो बच्चों के एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं फाइनेंशियल जो, क्योंकि उस उम्र में उस स्टेज में जो फैमिली के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन ले रहे होते हैं। और बिगनिंग स्टेज में क्या होता है? बिगनिंग स्टेज में हम फैमिली को इस्टेब्लिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आज का 17वां देखते हैं। द फैमिली कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। परिवार को निम्नलिखित में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? स्ट्रक्चर एंड साइज, दूसरा ऑप्शन है अथॉरिटी एंड एंसेंट्री, और तीसरा ऑप्शन है बर्थ एंड मैरिज, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। हिंदी वाले ध्यान दें, समझ लें, संरचना और आकार, या प्राधिकरण और वंश, या जन्म और विवाह, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आज का। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया। तो 1952 में या 1955 में या 1970 में या 2000 में। तो यहाँ पे 18वें का कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1977 में जो है वो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, और नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ये भी समझ लेना यहाँ पे अच्छे से। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 1952 में, 1952 में। ठीक है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 1977 में, और नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये 1952 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ सी ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। रेडूरा इज अ मार्क गिवन टू विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रेडूरा किस प्रकार के उत्पादों को दिया गया एक चिन्ह है? यहाँ पे कैंड फूड है पहला ऑप्शन, दूसरा है नॉन वेज प्रोडक्ट, तीसरा है इरिएटेड फूड, और चौथा ऑप्शन है ऑर्गेनिक फूड। तो यहाँ पे जो रेडूरा जो है ये किस प्रकार के फूड को दिया जाता है? ये दिया जाता है इरिएटेड फूड्स को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं आज का। मिशन इंद्रधनुष
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विथ, मिशन इंद्रधनुष डैश किससे संबंधित है? मेल न्यूट्रिशन से, एजुकेशन से, या मिड डे मील से, या वैक्सीनेशन से। तो किससे संबंधित है? मोस्टली यहाँ पे लोग मेल नरिस्ट को करते हैं, बट इसका राइट ऑप्शन क्या है? वैक्सीनेशन। टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? ये 2014 में शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, इसमें कितनी डिजीज शामिल की गई थी? 7 डिजीजेस थी जो इसमें शामिल थी। कौन कौन सी थी उनको भी नाम हम बताते हैं अच्छे से। पहला था डिप्थीरिया थी जैसे, ठीक है, और पर्ट्यूसिस थी, और टिटनेस था, और ट्यूबरक्लोसिस था, पोलियो था, हेपेटाइटिस और मीजल्स। ये 7 डिजीज शामिल की गई थी मिशन इंद्रधनुष में वैक्सीनेशंस के लिए। ठीक है, तो उसी से संबंधित है। अभी मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0 और 3.0 भी अपडेट हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से पढ़ना होगा, उनको भी आप समझ लेना अच्छे से, क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं। हाँ, तो आज का वीडियो कैसा लगा, कैसे थे आज के क्वेश्चंस, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और अपना फीडबैक दें कि वीडियो कैसे हैं, अच्छे से वीडियो हो रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ रहा है। जहाँ जो इसके जो डाउट्स हैं वो कमेंट करके